क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि दूसरी ओर से जय ने कॉल कट कर दिया है। नारायण अपने बेटे की हरकत पर अवाक रह गए। उन्हें अपने बेटे के व्यवहार से ऐसा झटका लगा कि उनका दिल और दिमाग सुन सा हो गया। सांसें तेज तेज चलने लगी और दिल में चुभन सी होने लगी। अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुगदा घबरा गई। उसने जोर जोर से अपने छोटे बेटे हरीश को आवाज़ लगाई। इतनी रात गए अपनी मम्मी की घबराई हुई आवाज़ सुनकर हरीश भी भागता हुआ कमरे में आया। अपने पिता की हालत देखकर उसे कुछ समझने में देर नहीं लगी। उसने जल्दी से गाड़ी निकाली और उन्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया। नारायण अब शहर के नामी ग्रामी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। डॉक्टर ने जैसे उन्हें देखा तो तत्काल उनका इलाज शुरू कर दिया। उन्हें अटैक आया था। नारायण को ट्रीटमेंट के बाद आईसीयू में शिफ्ट करके जैसे ही डॉक्टर की टीम बाहर निकली तो हरीश ने घबराकर पूछा, मेरे पापा ठीक तो है डॉक्टर? मिस्टर हरीश, अब घबराने की कोई बात नहीं है। वो तो आपने बहुत अच्छा किया कि सही वक्त पर उन्हें ले आए। उन्हें हार्ट अटैक आया था। अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो शायद कुछ भी हो सकता था। डॉक्टरों की बात सुनकर हरीश ने चैन की सांस ली। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि पिछले एक सप्ताह से मम्मी और पापा दोनों इतने परेशान और टेंशन में है। उसने तुरंत अपने घर कॉल किया। सुगदा रोती हुई फ़ोन के पास ही बैठी थी। जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी उसने लपक कर फ़ोन उठा लिया। हेलो हरीश, अब तुम्हारे पापा कैसे है बेटा? सब ठीक तो है? क्या कहा डॉक्टर ने? बस माँ, एक साथ कितने सवाल पूछोगी? पापा ठीक है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए अभी 2-4 दिन उन्हें अस्पताल में ही रखना होगा। मैं यही कहने के लिए आपको कॉल किया है। आप चिंता मत कीजिएगा। हरीश की बात सुनकर सुगदा की जान में जान आई। मैं भी हॉस्पिटल आ रही हूँ, तुम बाहर ही रहना। इतना कहकर सुगदा ने नौकरों को घर की देखभाल करने को कहा और खुद ड्राइवर के साथ अस्पताल के लिए निकल गई। दूसरी तरफ जय ने अपने पापा से बात करने के बाद अपने छोटे भाई अजय को कॉल लगाया। वह अजय को पापा से हुई बातें बताना चाहता था और चंद्रनाथ जी की बेटी के साथ उसे शादी कर लेने को कहना चाह रहा था। अजय हनीमून से लौट चुका था। वो कोर्ट के लिए निकल ही रहा था कि उसने अपने मोबाइल में अपने बड़े भाई का कॉल देखा। जय का कॉल देखते ही उसके चेहरे पर क्रोध की लकीरें दिखाई देने लगी। अलीना वहीं पास में खड़ी थी। उसने जब अजय के चेहरे पर नाराज़गी देखी तो पूछ लिया, क्या बात है? किसका कॉल है जो तुम देखकर टेंशन में आ गई? जय भैया का फ़ोन है। वैसे तो उन्होंने कभी फ़ोन नहीं किया, आज ऐसी क्या बात हो गई कि मुझे कॉल कर रहे हैं? अजय ने अलीना को देखते हुए कहा। वो बार बार घड़ी भी देख रहा था। उसे कोर्ट जाने को देर हो रही थी। नाराज़ क्यों होते हो अजय? ज़रा एक बार बात तो कर लो जान, क्या बात है? अलीना के जोर देने पर उसने कॉल रिसीव किया। कमाल है, इतनी देर लगती है क्या कॉल रिसीव करने में? जय ने रोज़ जताते हुए उखड़कर कहा। सालों बीत गए, वैसे तो आपने कभी कॉल नहीं किया। आज ऐसी क्या बात हो गई थी कि आप मुझे कंटिन्यू कॉल किए जा रहे हैं? और तो और आप लोग तो मुझे इतना पराया कर दिया है कि मेरी शादी में आना तो दूर की बात रही, मुझे शुभकामनाएं तक नहीं भेजी। मैं तो अलीना को मम्मी पापा से मिलवाने भी ले गया था, लेकिन उन लोगों ने हमें घर से ही बाहर निकाल दिया। अजय ने भी अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा। अपने भाई की बात सुनकर जय तो जैसे आसमान से गिरा। क्या बात कर रहे हो भाई? तुमने शादी कर ली, लेकिन कल रात जब मेरे पापा से बात हुई है तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया, और मम्मी या और किसी भाई ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसने हैरान होते हुए कहा। बस अब आप ही देख लीजिए कि मैंने अपनी मर्जी से शादी क्या कर ली। सारे परिवार वालों ने मुझसे रिश्ते ही तोड़ लिए। वैसे आपने मुझे क्यों कॉल किया था? जो भी बात है मैं कोर्ट से लौट कर करता हूँ, मुझे देर हो रही है। अजय ने अपना क्रोध जाहिर करते हुए कहा। ठीक है जय, तुम निकलो, मैं तुम्हें फिर कभी कॉल करता हूँ। इतना कहते हुए जय ने फ़ोन काट दिया। वो भी कहता भी तो क्या कहता, शादी के सिलसिले में वो उससे बात करने वाला था, लेकिन उसने तो पहले ही शादी कर ली है। अब वो भला क्या कहता। अस्पताल में नारायण को होश आ चुका था, लेकिन उन्हें बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। पास बैठी सुगदा की आंखों में लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अभी मैं जिंदा हूँ पगली, तुम इतना क्यों रो रही हो? जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर लेता तब तक कहीं नहीं जाने वाला हूँ, समझी? नारायण ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। हरीश भी पास बैठा हुआ उन्हें देख रहा था। पापा, आप यहाँ की टेंशन मत लीजिए, आप पहले ठीक हो जाइए, काम तो होता रहेगा। हरीश ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। मुझे मालूम है
कि अब तुम सब कुछ अच्छे से संभाल रहे हो। मुझे यहाँ की नहीं बल्कि दिल्ली में हो रही मीटिंग की चिंता है। वो मीटिंग तो हर हाल में अटेंड करनी होगी। सबसे बड़ी बात, मैं चंद्रनाथ से क्या कहूँगा। नारायण ने गहरी सांस लेकर चिंतित होते हुए कहा, पापा, डॉक्टर ने आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने से मना किया है। भगवान का शुक्र है कि एक माइनर अटैक था। पहले आप ठीक हो जाइए, बाकी बातें बाद में होगी। हरीश की बातें सुनकर नारायण मुस्कुराने लगे और धीरे से बोले, सुखदा, तुम्हारा छोटा बेटा तो बहुत समझदार हो गया है। अपने पिता की बात सुनकर हरीश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। कुल मिलाकर माहौल थोड़ा हल्का हो चुका था। नारायण का मोबाइल हरीश के पास ही था। उसने पापा का फ़ोन साइलेंट पर रखा था। जैसे उसने मोबाइल खोला तो उसमें ढेर सारे मिस्ड कॉल थे। सबसे ज़्यादा मिस्ड कॉल चंद्रनाथ जी के थे। हरीश सोच रहा था कि अगर पापा को ये बात पता चलेगी तो वो फिर टेंशन में आ जाएंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा कि फ़िलहाल तो कुछ दिनों तक चंद्रनाथ जी का पापा के साथ आमना सामना ही ना हो। सुखदा ने हरीश को जैसे हुई सारी बातचीत बता दी थी। उसे अपने बड़े भाई पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ये गुस्सा करने का समय नहीं था। वो सोच रहा था कि किस तरह इस मसले को हल किया जाए। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। यही सोचकर उसने चंद्रनाथ जी को कॉल बैक किया और उन्हें सारी बात बता दी। ठीक है हरीश बेटा, अपने पापा का ख्याल रखो। और हाँ, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि हमारी ऑल इंडिया होटल मैनेजमेंट की मीटिंग कैंसिल हो गई है, इसलिए दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो उनकी तबीयत को देखते हुए मैं खुद आता हूँ उनसे मिलने। इतना कहते हुए चंद्रनाथ जी ने कॉल कट कर दिया। हरीश को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। वो फ़ौरन अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, आपकी मीटिंग कैंसिल हो गई है। अभी अभी चंद्रनाथ अंकल का कॉल आया था, इसलिए अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नारायण ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत तसल्ली हुई, परंतु उसके मन में अभी भी इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि वो चंद्रनाथ जी को उनकी बेटी के रिश्ते के लिए क्या जवाब देंगे। 4-5 दिनों के बाद नारायण हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुके थे। सुखदा उनका पूरा ख्याल रखती थी। सुखदा गार्डन में पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी कि तभी अचानक पीछे से किसी ने आकर उसकी आंखों पर अपनी हथेलियां रख दी। कौन है जो मेरे साथ इस तरह बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है? इतना कहते हुए सुखदा ने जैसी अपनी आंखों से हथेलियों को हटाया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सामने उसका बेटा सुजय खड़ा था। तू कब आया? तुमने आने की खबर भी नहीं की। सुखदा ने प्यार से शिकायत करते हुए कहा। आप भी कमाल करती है मम्मी। मैंने तो पिछले हफ्ते ही आपको कॉल करके बताया था कि मैं आने वाला हूँ। लगता है आप भूल गई। सुजय ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा। ठीक कहते हो बेटा, उम्र बढ़ रही है, ऊपर से इतनी टेंशन, तो भला दिमाग क्या काम करेगा। इतना कहते हुए सुखदा उसे लेकर अंदर जा चुकी थी। एक लंबे अरसे के बाद अपने घर जाके सुजय को अपार शांति का अनुभव हो रहा था। अंदर आती वो सबसे पहले पापा के कमरे में गया। जैसे ही सुजय ने उन्हें प्रणाम किया तो नारायण आश्चर्य से चकित रह गई। पापा प्लीज़, आप ये मत पूछिएगा कि मैं अचानक से कैसे आ गया। मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाह रहा था, लेकिन आप इस वक्त बिस्तर पर लेटे क्या कर रहे हैं? आप ऐसे बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब तुम आ गए हो तो मैं बिल्कुल ही ठीक हो गया हूँ, नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें सचमुच बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हो रही थी। सुखदा ने आज सारा खाना अपने बच्चों की पसंद का बनवाया हुआ था। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। इसी बीच हरीश ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, पापा, चंद्रनाथ अंकल भी आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। खाना खाते खाते नारायण के हाथ रुक गए। उनके मन में फिर से इसी बात की फिक्र होने लगी कि चंद्रनाथ निश्चित ही अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आ रहा होगा। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। हरीश अपने पिता के चेहरे के भाव को अच्छी तरह से देख रहा था। सुजय भी अपनी मम्मी पापा को परेशान देखकर मन ही मन सोच रहा था कि कौन है, कोई बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से ये लोग इतने परेशान हैं। इस वक्त उन्होंने कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा, इसलिए खामोश रहे और खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गई। सुखदा और नारायण दोनों बिस्तर पर लेटे हुए इसी सोच में गुम थे कि चंद्रनाथ जी के आने के बाद तो सारी बातें बतानी ही पड़ेगी। सुनो जी, मैं कहती हूँ अब हमें बच्चों को सारी बातें बता देनी चाहिए। आखिर हम कब तक इसे छुपा कर रखेंगे? वैसे भी अगर किसी को गलत करना होगा तो वो करेगा ही। क्या अजय और जय को हमने ऐसा कुछ करने को कहा था या फिर हमने उन्हें ऐसे संस्कार दिए थे?
सुगदा की बातें सुनकर नारायण एक गहरी सांस लेते हुए बोला, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। कल सुबह होते ही मैं हरीश और सुजय को सारी बातें बताते हुए चंद्रनाथ जी की बेटी के रिश्ते के बारे में भी बात करूँगा। तो फिर ठीक है, अभी आप आराम से सो जाइए। वैसे भी डॉक्टरों ने आपको ज़्यादा टेंशन लेने के लिए मना किया है। इतना कहते हुए सुगदा ने लाइट ऑफ कर दी और नारायण के पास रखते हुए बड़े प्यार से उसके माथे को सहलाने लगी। अपनी पत्नी के प्यार भरे स्पर्श को पाकर नारायण की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी और वो गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह नारायण जब अपने कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों बेटे बाहर गार्डन में टहलते हुए आपस में बातें कर रहे हैं। बच्चों के आ जाने से घर कितना भरा भरा लगता है ना। नारायण ने सुगदा के हाथों से चाय का कप लेते हुए कहा, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बच्चे ही तो घर का रौनक होते हैं। देखिए ना, एक समय था कि इन्हें संभालते संभालते मैं हलकान हो जाती थी और आज ये स्थिति है कि इन्हें देखने को आंखें तरस जाती है। इतना कहते हुए सुगदा की आंखें नम हो आई। आओ बच्चों, तुम भी नाश्ता कर लो, सुगदा ने हरीश और सुजय को आवाज़ देते हुए कहा। वह गरम गरम आलू के परांठे और खीरे का रायता, आपने तो मेरे फेवरेट डिश बनाई है मम्मी। इतना कहते हुए सुजय जल्दी से प्लेट उठाकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता करते करते नारायण ने कहा, ऑफिस जाने से पहले मुझे मिलते हुए जाना हरीश, और तुम भी सुजय। सुजय और हरीश दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में ये कहने की कोशिश की कि पापा ज़रूर कोई ख़ास बात करने वाले हैं। नाश्ते के बाद सुगदा नारायण को दवाई दे रही थी। उसी समय सुजय और हरीश दोनों ही कमरे में आकर खड़े हो गए। तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठो और मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान लगाकर सुनो। दोनों भाई बगैर कुछ कहे पास पड़े सोफे पर बैठ गए। क्या तुम्हें मालूम है कि अचानक से मुझे दिल का दौरा क्यों पड़ा? और हरीश, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा बड़ा भाई अजय अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ आया था? हरीश तो ये जानकर ही हैरान हो गया कि उसे मालूम ही नहीं कि कब अजय अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आया था। वो सवालिया नज़रों से अपनी मम्मी को देखने लगा। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि चंद्रनाथ जी की बेटी रिधि, जिसके साथ मैंने जय का रिश्ता तय कर दिया था, अब उस रिश्ते का क्या होगा? होना क्या है पापा, आज नहीं तो कल जय भैया की शादी हो जाएगी। हरीश ने अपने पिता की बात सुनकर लापरवाही से कहा। अब कभी नहीं होगी, क्योंकि जय अपनी पसंद की लड़की एनी से शादी करके वही लंदन में बसने जा रहा है। मैं यही सोच सोच कर परेशान हूँ कि रिधि के साथ तय किए गए रिश्ते का क्या करूँ। अगर मैं चंद्रनाथ जी से बैर मोल लेता हूँ तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इतना कहकर नारायण खामोश हो गए। हरीश और सुजय तो उनकी बातें सुनकर हैरानी रह गई। सुजय सोच रहा था, ये सब क्या हो रहा है? इन परिस्थितियों में मैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में पापा से कैसे बात कर सकता हूँ? कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसे सोच में डूबा हुआ देखकर नारायण ने कहा, तुझे क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों नज़र आ रहा है? इससे पहले कि सुजय कुछ बोल पाता, हरीश ने कहा कि ये तो जय भैया के बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन पापा, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? आप रिधि की शादी अजय भैया के साथ करवाने के लिए अंकल जी से बात कर लीजिए। अगर मान जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि अजय तो कब का अपनी क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड अलीना के साथ शादी कर चुका है। नारायण ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर दोनों भाई के मुंह हैरानी से खुले रह गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हरीश ने जब सुजय की ओर देखा तो उसने तत्काल उठकर खड़े होते हुए कहा, देखो हरीश, अगर तुम ये सोच रहे हो कि पापा के वचन की बलि वेदी पर मैं चढ़ जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी निहारिका से प्यार करता हूं और मैंने उससे शादी का वचन दिया है। मैं तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए यहाँ आया था। सुजय की बातें सुनकर सुगदा और नारायण ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो वो एक दूसरे को ये बताना चाहते हो कि अब बच्चों के जीवन में हमारी कोई अहमियत नहीं रह गई है। नारायण इस बात को समझ चुके थे कि कुछ कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब आज का समय ये बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चों को अपने मुताबिक चलने का आदेश दे सके। उन्होंने सुगदा का हाथ पकड़ा और उठकर अंदर जाते हुए बोले, तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रनाथ जी आएंगे तो मैं उन्हें सारी बातें साफ साफ बता दूंगा। जो होगा देखा जाएगा। हरीश को तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि घर में इतना कुछ हो चुका है और उसे कुछ भी मालूम नहीं है। उसे अपने पापा की तबीयत खराब होने की वजह भी मालूम हो गई थी,
कुल मिलाकर उसके तीनों बड़े भाइयों ने अपना रास्ता अलग कर लिया था। सुखदा और नारायण दोनों पति पत्नी अंदर कमरे में बैठे दुखी हो रहे थे। नारायण अपनी पत्नी के मन की बात समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे हौसला देते हुए कहा, इतना परेशान क्यों होती हो सुखदा, अब समय बदल चुका है। बस यही सोच लो कि अब हमारा वक्त नहीं रहा। हम सिर्फ देख सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। क्या हमारी किस्मत में किसी बच्चे की शादी हमारी पसंद से करने का सुख नहीं लिखा है? सुजय ने भी तो किसी लड़की को पसंद कर रखा है। अब अगर ये हमसे पूछने आया है तो ज़रा बात कीजिए, कौन है लड़की, क्या है, और करवा दीजिए इसकी शादी। कम से कम एक शादी तो इस घर से हो। हाँ सुखदा, अब तो यही करना पड़ेगा। घर में बैठे बैठे मेरा मन नहीं लग रहा है। मैं ऑफिस जाता हूँ, कुछ काम करूँगा तो शायद तबीयत भी ठीक हो। इतना कहते हुए नारायण ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे। पापा, निहारिका बहुत अच्छी लड़की है। वो मेरे साथ ही जॉब करती है। उसने भी बीटेक किया हुआ है। सबसे बड़ी बात, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम दोनों की कास्ट भी सेम है। अजय सिर झुकाकर हाथ बांधे हुए अपने पिता के सामने खड़ा उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या? अपने बड़े भाइयों की तरह अगर चुपचाप शादी भी कर लेते तो मैं क्या कर लेता? मैंने तो उन दोनों को भी कुछ नहीं कहा। नारायण ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता हूँ पापा कि जो हो रहा है ये बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ सब कुछ सही है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं निहारिका के घर वालों को आपसे बात करने के लिए बोल दूँ। सुजय ने धीरे से कहा और अपने पिता का मुंह देखने लगा। नारायण इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि अब उनकी आज्ञा कोई मायने नहीं रखती। वैसे चलो, कम से कम इस लड़के ने इतना तो सोचा। यही सोचकर वो आगे बढ़े और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और उस लड़की के परिवार वाले भी शादी के लिए तैयार है तो ठीक है, उनसे कहो वो शादी की डेट फाइनल करके मुझे बताए। इतना कहकर नारायण घर से बाहर निकल गए। सुजय ने तुरंत निहारिका को कॉल लगाया और सारी बातें बताई। उससे बात करने के बाद उसका चेहरा खिल उठा था। 2 दिन के बाद सुबह के 9 बज रहे थे। सुखदा नारायण और अपने बच्चों को नाश्ता परोस रही थी। तभी नौकरों ने आकर मेहमानों के आने की सूचना दी। सुजय ने जल्दी से उठकर हाथ धोए और मेहमानों की अगवानी के लिए बाहर चला गया, क्योंकि उसे मालूम था निहारिका के परिवार वाले आने वाले हैं। बाहर जाकर देखा तो उसका अनुमान सही था। निहारिका के मम्मी पापा के साथ साथ खुद निहारिका भी आई हुई थी। तब तक सुखदा भी वहां आ चुकी थी। निहारिका को साथ में आया देखकर सोचने लगी, घोर कलयुग आ गया है। पहले लड़के वाले लड़की के घर जाते थे और लड़की पसंद करते थे, लेकिन अब लड़की खुद लड़के के घर पर तशरीफ ला रही है। पता नहीं भगवान अब आगे क्या क्या दिन दिखाएंगे। सुजय सम्मान सहित सबको लेकर अंदर आया और ड्राइंग रूम में उन्हें बैठाते हुए उनसे बातें करने लगा। नाश्ता खत्म करने के बाद नारायण भी सुखदा के साथ हॉल में आ गए और निहारिका के घर वालों का अभिवादन करते हुए बैठ गए। इससे पहले कि आगे कुछ और बातें हो पाई, वॉचमैन ने आकर बताया कि मिस्टर चंद्रनाथ जी आए हुए हैं। चंद्रनाथ जी का नाम सुनते ही नारायण के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए वो उठ खड़े हो गए और तेजी से आगे बढ़कर उनकी अगवानी के लिए बाहर चले गए। सुजय अपने पापा की परेशानी समझ रहा था, लेकिन इस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि वो कुछ बोल नहीं पाया। मन ही मन वो सोच रहा था कि क्या उन्हें भी आने के लिए यही वक्त मिला था। इधर सुखदा का मन किसी अनिष्टा की आशंका से धड़कने लगा। हरीश भी सोच रहा था कि पता नहीं आज की ये बैठक इस परिवार के लिए क्या मुसीबत खड़ी करने वाली है। पर इन सारी बातों से बेखबर चंद्रनाथ जी खुशी खुशी हंसते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नारायण को गले से लगा लिया। और कहो नारायण, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? अब तो मैं ठीक हूँ और जो थोड़ी बहुत कसर बाकी रह गई थी वो तुमसे मिलने के बाद पूरी हो गई है। अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया हूँ। चंद्रनाथ जी की बातें सुनकर नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों अंदर आ गए। हॉल में आने के बाद जब चंद्रनाथ जी ने देखा कि पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए हैं तो उन्होंने सवालिया नज़रों से नारायण की ओर देखा। नारायण उनकी मन की बात समझ गए। उसने आगे बढ़कर सभी से परिचय कराते हुए कहा, चंद्रनाथ जी, इनसे मिलो। ये है मिस्टर बालकिशन और उनकी पत्नी माधुरी जी, और ये प्यारी सी बच्ची इनकी बेटी निहारिका है। ये लोग सुजय के रिश्ते के लिए आए हैं। ये तो बहुत अच्छा शगुन है। मेरे तो एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। तुमसे मिलकर तुम्हारा हाल चाल भी जान लिया
और अपनी बिटिया रिधि और तुम्हारे बेटे जय का रिश्ता भी पक्का कर दूंगा। इस तरह आज तुम्हारे दोनों बेटों की शादी पक्की हो जाएगी। चंद्रनाथ जी ने हंसते हुए कहा और सोफे पर बैठ गए। घर के नौकरों ने तुरंत उनके स्वागत में चाय नाश्ते की व्यवस्था की। सुजय के रिश्ते में आपत्ति करने वाली कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि वे दोनों पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। निहारिका बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए नापसंद करने का सवाल ही नहीं उठता था। वैसे भी पसंद नापसंद का सवाल वहाँ उठता है जहाँ घर के बड़े रिश्ता तय कर रहे हो। यहाँ तो बच्चे अपना रिश्ता तय कर चुके हैं, बस सिर्फ बड़ों को अपनी मोहर लगानी थी। मेरा ख्याल है कि बच्चों को अमेरिका जाने से पहले ही अगर इन दोनों की शादी करवा देते तो अच्छा होता। इतनी दूर से जल्दी जल्दी आना नहीं हो पाएगा। निहारिका के पिता बालकिशन जी ने नारायण से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अच्छी बात है, आप जब चाहे शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए, हमें खबर कर दीजिएगा। नारायण ने बड़े संक्षिप्त शब्दों में कहा। दोपहर का खाना खाने के बाद बालकिशन जी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वापस लौट चुके थे। नारायण एक सही अवसर की तलाश में थे ताकि वो चंद्रनाथ जी से अजय की हरकतों के बारे में बात कर सके। अरे यार नारायण, तेरे एक बेटे की शादी तो फाइनल हो गई है, क्यों ना उसी बीच में हम जय की शादी भी करवा दे, उसे भी बुला लो यार। चंद्रनाथ जी की बातें सुनकर सुगदा और नारायण दोनों के चेहरे के भाव बदल गए। ये देखकर चंद्रनाथ जी को कुछ शक हुआ। वो भी गंभीर हो गए और सीधे सीधे पूछा, क्या बात है? जय की शादी की बात करने पर तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। नारायण की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बात की शुरुआत कहाँ से करे। मुझे माफ़ कर दो मेरे यार, मैं अपनी दोस्ती की लाज नहीं रख सका। रिधि के साथ जय की शादी नहीं हो सकती। नारायण के मुंह से इतना सुनते ही चंद्रनाथ जी के चेहरे के भाव बदल गए। उनकी आंखों में क्रोध की लालिमा दिखाई देने लगी, पर अगले ही पल उन्होंने अपने आप को संयत करते हुए पूछा, पहले तो तुम इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे, अब आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि यह शादी नहीं हो सकती? क्यों मैं कारण जान सकता हूँ? चंद्रनाथ जी की बातें सुनकर नारायण ने अपनी नज़रें झुका ली। अपने पति को इस तरह परेशान देखकर सुगदा ने आगे बढ़कर चंद्रनाथ से हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए भाई साहब, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जय अपने लिए वही अंग्रेजन लड़की को पसंद कर चुका है जो उसी के साथ अस्पताल में डॉक्टर है। क्या आप लोगों ने उसे मेरी बेटी के साथ रिश्ते की बात नहीं बताई थी? चंद्रनाथ जी ने बड़ी गंभीरता के साथ सवाल किया। उसे सब कुछ मालूम था, हमने पहले ही बता दिया था कि उसकी शादी हम रिधि के साथ तय कर चुके हैं, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। और तो और अब वो सिटीजनशिप लेकर वहीं बसने का सोच रहा है। इस बार सुगदा की जगह नारायण ने जवाब दिया। वह अपने आप को बहुत शर्मिंदा और छोटा महसूस कर रहा था। नारायण की बात सुनकर काफ़ी देर तक चंद्रनाथ जी खामोश रहे और कुछ सोचते रहे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और उठ खड़े हुए। मुझे माफ़ कर दो चंद्रनाथ, मैं अपने वचन को नहीं निभा सका। नारायण ने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा, तुम अपने आप को क्यों दोषी समझ रहे हो नारायण? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आजकल के बच्चों पर हम अपनी मर्जी नहीं थोप सकते हैं। तुम ये बिल्कुल मत समझना कि मैं नाराज़ हूँ। तुम्हें तो मैं हर हाल में अपना समधी बनाकर ही रहूँगा। चंद्रनाथ जी ने नारायण का कंधा थपथपाते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अजय ने जब शादी से मना कर दिया है तो भला ये शादी कैसे हो सकती है? नारायण ने परेशान होकर अपनी पत्नी सुगदा की ओर देखते हुए कहा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है भाभी जी। मैं आपके छोटे बेटे हरीश के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। आप एक बार हरीश को बुलाकर पूछ लीजिए, अगर उसे कोई आपत्ति ना हो तो मैं इसी वक्त ये रिश्ता पक्का कर दूँ। वैसे भी मुझे अपनी बेटी को इस देश से बाहर नहीं भेजना है, क्योंकि वो मेरी इकलौती बेटी है। चंद्रनाथ की बात सुनकर नारायण और सुगदा दोनों चौंक गए। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? हरीश को बुलाकर अभी साफ साफ पूछ लीजिए। वैसे भी रिधि और हरीश दोनों की उम्र बराबर ही होगी, इसलिए इस रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चंद्रनाथ जी की बातें सुनकर सुगदा ने तुरंत हरीश को आवाज़ देकर अंदर बुलाया और उसे सारी बात बताई। ये कैसे हो सकता है? मैं तो सबसे छोटा हूँ, अभी तो मेरे कई बड़े भाई की शादी होनी है। हरीश ने हैरान परेशान होते हुए कहा, देखो बेटे, तुम सब जान रहे हो, चंद्रनाथ जी तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। तुम उनकी बेटी रिधि को देख चुके हो, उससे मिल भी चुके हो। अगर तुम्हें वो पसंद है तो क्यों ना अभी इसी रिश्ते के लिए हाँ कर दे। नारायण ने आशा भरी नज़रों से हरीश को देखते हुए पूछा। हरीश बहुत अच्छा लड़का था,
वह अपने माता पिता की मजबूरी समझ रहा था, पर उसने अभी शादी के लिए सोचा नहीं था, इसलिए खामोश खड़ा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बड़े भाई की तरह तुमने भी कोई लड़की पसंद कर रखी है? अगर ऐसी बात है तो अभी साफ साफ बता दो। हरीश के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। अपनी माँ की आंखों में बेचैनी और शंका को देखकर हरीश को बहुत बुरा लगा। उसने बड़े प्यार से उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि मैं अभी कुछ दिनों तक शादी नहीं करना चाहता था। मुझे बिजनेस पर ध्यान देना है। हरीश की बात सुनकर चंद्रनाथ जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो खुश हो गई। तुम्हें बिजनेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हरीश, वो सब कुछ हम देख लेंगे। सच कहूँ तो आज मैं भी इस बात पर विश्वास कर रहा हूँ कि जोड़ियाँ भगवान बनाते हैं। मुझे यकीन है मेरी बेटी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी और मेरी नज़रों के सामने भी रहेगी। उनकी बातें सुनकर हरीश ने झुककर उनके पैर छू लिए और बाहर चला गया। नारायण और सुखदा बहुत खुश हुए। रिद्धि और हरीश का रिश्ता तय होने की खुशी में सुखदा ने तुरंत मिठाई मंगवाई और सबका मुंह मीठा करवाया। तभी ड्राइंग रूम में रखा हुआ बेस फोन बज उठा। सुखदा ने जैसे ही रिसीवर कान में लगाया तो दूसरी ओर से हो रही बातों को सुनकर उसका चेहरा गंभीर होने लगा। अपनी पत्नी के चेहरे पर आते जाते भावों को देखकर नारायण भी परेशान हो गई। क्या बात है, किसका कॉल है और तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? नारायण की बात सुनकर सुखदा ने ठंडी सांस ली और बोली, जय ने उस अंग्रेजन लड़की के साथ शादी कर ली है, यही बताने के लिए फ़ोन किया था। पल भर के लिए वहाँ एक सन्नाटा सा छा गया। तुरंत अगले ही पल चंद्रनाथ जी ने नारायण के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। अगर उसने दबाव में आकर मेरी बेटी से शादी कर लिया होता और बाद में दोनों के दोनों ही एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा पाते, तब क्या होता? जो होता है अच्छे के लिए होता है, चंद्रनाथ ने हंसते हुए कहा। सुखदा और नारायण अभी भी हैरान थे कि क्या सच में चंद्रनाथ जी को इस बात की कोई तकलीफ नहीं है। वे दोनों हैरत से उसे देखे जा रहे थे। इतनी हैरानी से मुझे क्यों देख रहे हो? अरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे भी रिद्धि मेरी इकलौती बेटी है। मैं उसे विदेश तो कतई नहीं भेजता। मैं खुद भी बिजनेसमैन हूँ और मुझे खुशी है कि मेरा दामाद भी बिजनेसमैन है। फिर मेरी बेटी भी मेरी नज़रों के सामने ही रहेगी। चंद्रनाथ ने नारायण का कंधा थपथपाते हुए ये बात कही। तब जाकर उन दोनों को इस बात का यकीन हुआ। सुखदा और नारायण के चेहरे की मुस्कुराहट लौट चुकी थी। सभी लोग बातें और खाने पीने में व्यस्त हो गई। मुंबई में अजय अपनी पत्नी अलीना के साथ बहुत खुश था। जैसे उसे अदालत के कामों से छुट्टी मिलती, वो अलीना को लेकर घूमने के लिए निकल जाता। उसने अपने काम में हाथ बटाने के लिए एक असिस्टेंट भी रख लिया था। अलीना की मम्मी भी अपनी बेटी दामाद को खुश देखकर बहुत खुश थी और सभी एक साथ रहते हुए लाइफ एंजॉय कर रहे थे। अजय को अभी भी अपनी गलती महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि वो अपने माता पिता से ही नाराज़ था। वो अपने घर वालों को बेहद पिछड़ी मानसिक और संकीर्ण विचारों वाला मानता था। बचपन से लेकर आज तक उसने अपने घर में कभी भी शराब या सिगरेट इस्तेमाल करते हुए अपने पिता को नहीं देखा था, लेकिन आज उसके घर में स्थिति बिल्कुल उलट थी। अलीना के मम्मी पापा हर रात ड्रिंक करते थे। मौज मस्ती, खाना पीना ही उन सब का जीवन था। अजय को भी इन सब में बहुत आनंद आता था। जिन बातों को वो फिल्मों में देखा करता था, आज वो खुद वही लाइफ जी रहा था। अजय के जाने के बाद अलीना अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाती। घूमना फिरना, शॉपिंग, किटी पार्टी और डांस पार्टी, ये सब उसके फेवरेट थे। कभी कभी तो अलीना अपनी पार्टियों में इतनी बिजी हो जाती थी कि आधी रात गए घर लौटती थी, हाथों में सिगरेट और नशे में हल्के डगमगाते हुए कदम देखकर अजय के मन में कभी कभी क्रोध भी आ जाता था। लेकिन अगले ही पल वो सोचने लगता कि अलीना शुरू से जिस माहौल में रही है उसके लिए बड़ी बात नहीं है। खाने पीने तक सब कुछ ठीक था, परंतु उसे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी कि गैर मर्दों के साथ उसकी बाहों में झूलते हुए वो घंटों डांस करती रहे। अलीना को गैर मर्दों के साथ बाहों में बाहें डालकर चिपकते हुए देखकर अजय को बहुत बुरा लगता था। अपने पारिवारिक संस्कारों के कारण उसने कभी किसी लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया था, और जिस लड़की के इतने करीब जाकर ऐसा किया तो उससे शादी करके अपनी पत्नी ही बना लिया। अलीना के मम्मी पापा अक्सर अपने दोस्तों को जय के बंगले पर पार्टी के लिए बुलाते रहते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि अजय जब अदालत से थका हारा आता तो उसकी इच्छा होती कि वो अलीना के साथ बैठे कुछ बातें करे।
दूसरी पत्नियों की तरह अलीना भी मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करे और उसे चाय नाश्ते के लिए पूछे। अजय का ये ख्वाब ख्वाब ही रह गया, क्योंकि अलीना अक्सर घर से बाहर ही मिलती। शायद कभी ऐसा होता जब वो घर में होती। ऐसे में वो अजय को आया देखकर वो नौकरों को आवाज़ लगाकर चाय नाश्ते अरेंज करवा देती, लेकिन खुद से कभी किसी चीज़ के लिए नहीं पूछा। कल तक जो चीज़ अजय के मन भाती थी, आज धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों से उसे कोफ्त होने लगी। आज अदालत में ढेर सारी सुनवाई करने के बाद वो बुरी तरह थक गया था। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। कोई दूसरी नौकरी होती तो वो छुट्टी भी ले लेता, लेकिन यहाँ तो बहुत सोच समझकर छुट्टियाँ अप्लाई करनी पड़ती है। अजय जब घर लौटा तो उसने देखा उसके ससुर अपने दोस्तों के साथ शराब और कबाब की पार्टी कर रहे हैं। उसे ये देखकर हैरत हुई कि अलीना के पिता के दोस्तों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी रेपुटेशन सही नहीं थी। मान मर्यादा को देखते हुए उसे इस बात का बहुत बुरा लगा। वो चाहता तो अपने ससुर को इस वक्त रोक सकता था, लेकिन उनका सम्मान करते हुए उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप अपने कमरे में चला गया और जाकर लेट गया। सिर दर्द की वजह से उसकी इच्छा हो रही थी कि अगर गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। उसने देख लिया था कि सारे नौकर तो मेहमानों की सेवा में व्यस्त है, लिहाजा उसने अपने मन की इच्छा को मन में ही दबा दिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। उसे आज अपने घर की याद आ रही थी। उसने बचपन से देखा था जैसे उसके पापा घर आते, मम्मी बड़े प्यार से उनका स्वागत करती और खुद अपने हाथों से चाय नाश्ता लेकर आती। पापा को ही क्यों, मम्मी तो अपने सभी बच्चों को खुद अपने हाथों से खाना परोसकर खिलाती थी। अपने मम्मी पापा के रिश्ते को देखकर अजय ने भी वैसा ही कुछ सोचा था, परंतु यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल उल्टा था। कल तक जिन बातों को वो बैकवर्ड होने की निशानी मानता था, आज वही बातें उसे याद आ रही थी। काश कभी ऐसा होता कि उसके आने पर अलीना बड़े प्यार से दिन भर का हाल पूछते हुए उसका स्वागत करती और अपने हाथों से चाय या कॉफ़ी लेकर आती। अपने कमरे में बैठकर लेटा हुआ अजय ये सारी बातें सोच सोच कर दुखी हो रहा था। रात के लगभग 10 बज चुके थे, लेकिन बाहर अभी भी पार्टी चल रही थी। अजय का सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। तभी कमरे की लाइट ऑन हुई। अजय ने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने अलीना खड़ी थी। क्या बात है, ऑफिस से आने के बाद तुम बाहर निकले ही नहीं? सारे लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हें इतना भी मैनर्स नहीं कि आकर ज़रा हाय हेलो ही कर ले। मेरी कितनी इंसल्ट हुई। अलीना की बातें सुनकर अजय के सब्र का बांध भी टूट गया। वो उठा और बोला, तुम्हें मेहमानों की फिक्र है, अपनी इज्जत की फिक्र है, लेकिन मेरी तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। मैं कब से ऑफिस से आकर लेटा हुआ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुमने एक बार भी आकर पूछा कि मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है? कैसी पत्नी हो तुम? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी या फिर कुछ चाहिए था तो आकर बता देते, और अगर बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं थी तो फ़ोन ही कर देते, मैं आ जाती। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अचानक से तुम्हारे तेवर क्यों बदले हुए हैं? अलीना ने बिस्तर पर आके उसके पास बैठते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर अजय खामोश हो गया। वो कहता भी तो क्या कहता, उसने ही तो शुरू से उसे पूरी आज़ादी दे रखी थी। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? इतना कहते हुए अलीना ने उसके माथे पर हाथ रखकर ये देखने की कोशिश की कि कहीं उसे बुखार तो नहीं। अजय खामोश रहा। उसने करवट बदलकर अपनी आंखें बंद कर ली। अलीना कुछ देर उसे देखती रही, फिर लापरवाही से अपना सिर झटकते हुए फ्रेश होने चली गई। अगले दिन अजय कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह अभी भी चुपचाप था, खामोश रहकर अपनी नाराज़गी दिखाने की कोशिश कर रहा था। अलीना उसकी नाराज़गी की वजह नहीं समझ पा रही थी। वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने के लिए आई। ब्रेकफास्ट रेडी है अजय, चलो मम्मी पापा डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, मुझे भूख नहीं है। अजय ने संक्षिप्त सा जवाब देते हुए कहा, तुमने रात में भी डिनर नहीं किया था, पूछ सकती हूँ कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है? आज से पहले तो मैं तुम्हारा ऐसा बिहेवियर नहीं देखा था। अलीना ने हैरान होते हुए पूछा। ज़रूरी तो नहीं कि कल तक जो नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा। अब तुम्हें इतना याद रखना चाहिए कि हम लवर्स नहीं बल्कि शादीशुदा है, और मैरिड लाइफ की भी अपनी कुछ सीमाएं होती है। अजय ने अपने शूज़ पहनते हुए जवाब दिया। ओ गॉड, आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे बता सकते हो कि अचानक से ऐसी क्या कयामत हो गई कि तुम्हारी सूरी बदल गई? अलीना ने अपने हाथ कमर पर रखकर बड़ी बड़ी आंखें करते हुए एक गहरी सांस लेकर अजय से पूछा। कुछ भी नहीं हुआ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये घर है, कोई क्लब नहीं,
और वैसे भी कल रात जो तुम्हारे गेस्ट आए थे उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है। तुम्हें इतना तो याद होना चाहिए कि तुम्हारा पति एक मजिस्ट्रेट है और उसके घर में कैसे लोगों का आना जाना होना चाहिए। अजय ने बेहद कड़े लफ्ज़ों में अलीना की आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया। वो पापा के फ्रेंड थे अजय, अलीना ने सफाई दी। जो भी हो, आइंदा से इन बातों का ख्याल रखना और इस घर में 24 घंटे होने वाली शराब की पार्टी भी बंद करो। क्या कल को हमारे बच्चे होंगे तुम उन्हें यही सिखाओगी? अजय ने गुस्से से कहा और अपना सूटकेस उठाकर बड़ी तेज़ी से घर से बाहर निकल गया। अलीना हैरानी से उसे देखती रह गई। अजय ने भी अपनी डॉक्टर दोस्त एनी से शादी कर ली थी। शादी तो उन दोनों ने कोर्ट में की थी, परंतु पार्टी की ढेर सारी तस्वीर उसने मम्मी पापा के साथ साथ अपने भाइयों को भी भेज दिया था। वो बहुत खुश था। उसने जो सपने देखे थे वो सारे पूरे होने जा रहे थे। और तो और अब तो उसे बगैर किसी मेहनत के ही कुछ समय में वहाँ की नागरिकता भी मिल जाने वाली थी। जय को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि वहाँ उसके मम्मी पापा उसके फैसले से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन उसे उनकी नाराज़गी से ज़्यादा अपने फ्यूचर की चिंता थी। उसने कई बार अपने पिता को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन नारायण ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। नारायण और सुगदा अब सुजय के साथ साथ हरीश की शादी की तैयारी कर रहे थे। बुरा तो सुजय के लिए भी लगा था, लेकिन समय को देखते हुए उन दोनों ने अपने आप को समझा लिया था। अपने दिल को इस बात की तसल्ली दी थी कि कम से कम उसने अपनी शादी के फैसले के बारे में बताया तो सही। सिर्फ यही नहीं, लड़की वालों को भी बात करने के लिए बुलाया, यही बहुत है। सुजय भी जल्द से जल्द शादी करके वापस अमेरिका लौट जाना चाह रहा था, क्योंकि उसकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। नारायण भी अपने दोनों बेटों की शादी एक ही दिन एक साथ करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। यही सोचकर उसने चंद्रनाथ जी से भी कह दिया था कि वो भी इसी शहर में आकर शादी करे, ताकि सुजय के ससुराल वालों को भी कोई दिक्कत ना हो। नारायण जल्द से जल्द अपने सभी बेटों की शादी करके भार मुक्त होना चाहते थे, ताकि वो सुगदा के साथ गांव जाकर अपनी माँ के सपने को पूरा कर सके। लगन शुरू होते ही पहले ही शुभ मुहूर्त में उन्होंने हरीश और सुजय की शादी की डेट रख दी। समय कम था, इसलिए जोर शोर के साथ शादी की तैयारी शुरू हो गई। शादी से एक सप्ताह पहले ही चंद्रनाथ जी और सुजय के ससुराल वाले दोनों ही नारायण के शहर आ चुके थे। नारायण ने अपने फार्म हाउस में सबके रहने के साथ साथ शादी की व्यवस्था करवाई थी। सुगदा शादी की तैयारी और ख़रीदारी में जी जान से जुटी हुई थी। ससुराल में तो परिवार के नाम पर कोई था ही नहीं। अपने चचेरे जेठ जेठानी को उसने शादी का कार्ड भिजवा दिया था। वैसे उसे भी ये बात मालूम थी कि उसकी शादी में वे लोग आने वाले नहीं है। सुगदा के मायके से उसके भाई भाभीियों के साथ साथ सारे सगे संबंधी आ चुके थे। बेंगलुरु से दोनों बेटों ने पहले ही खबर कर दिया था कि वो शादी से एक दिन पहले ही आएंगे। 2 दिनों के बाद से शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। सुगदा सारी तैयारी कर रही थी, लेकिन उसका उदास चेहरा बहुत कुछ बता रहा था। नारायण अपनी पत्नी के मन की बात समझ रहा था, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बना हुआ था। मेहमानों के आ जाने से घर में काफ़ी भीड़ भाड़ और रौनक हो गई थी। दिन भर सारे कामों में निरवित होने के बाद और मेहमानों की देखभाल के बाद जब सुगदा अपने कमरे में गई तो उसने देखा नारायण अभी भी जग रहे थे और कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। सुगदा भी उनके पास जाकर बैठ गई और फिर कुछ पल की खामोशी के बाद उसने झिझकते हुए कहा, सुनो जी, मैं कह रही थी कि हमें जय और अजय को भी खबर कर देनी चाहिए। भले ही वो शादी में ना आए, लेकिन हम माँ बाप हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है। सुगदा की बातें सुनकर नारायण को एक पल के लिए बहुत गुस्सा आया। अपने गुस्से को दबाते हुए उन्होंने बड़ी गहरी नज़रों से सुगदा को देखा और लेकिन फिर उसने पल भर सोचा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं उन्हें भी निमंत्रण भेज देता हूँ, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि वे लोग शादी में ना आए, वही अच्छा है। इतना कहकर नारायण अपने काम में व्यस्त हो गई। अपने पति की बात सुनकर सुगदा खुश हो गई। वो तुरंत बाहर गई और अजय को कॉल किया। रिंग जा रही थी, लेकिन उधर से कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। सुगदा ने कई बार कॉल किया। हार कर वो कॉल काटने ही जा रही थी कि तभी दूसरी ओर से किसी ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो, कौन है और इतनी रात गई, किस लिए फ़ोन किया है? दूसरी ओर से अलीना की उखड़ी हुई आवाज़ आई। हेलो अलीना बेटा, मैं अजय की माँ बोल रही हूँ। क्या अजय घर पर नहीं है? सुगदा ने बड़े प्यार से पूछा। ओ आप है? अजय तो घर पर ही है,
वो अपने ऑफिस में बैठ के केस की फाइलें देख रहे हैं। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि सालों बाद हमारी याद कैसे आ गई? एलिना ने बहुत कड़वी जबान में कहा, अजय के छोटे भाई हरीश और सुजय की शादी है। तुम एक बार अजय से हमारी बात करवा दो, ज़रा मैं उसे भी बता दूँ, और फिर तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके शादी में आ जाना। सुगदा ने एलिना को समझाते हुए कहा। 1 मिनट, क्या कहा आपने? आपके बेटों की शादी है और आप हमें इनवाइट कर रही है। क्या आप भूल गई है कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ और मलेच हूँ? मैं भला आपके घर में कैसे कदम रख सकती हूँ? एलिना ने गुस्से के साथ जहर भरे शब्दों में कहा। सुगदा को मालूम था कि ऐसी बातें सुननी पड़ सकती है, इसलिए उसने आपको शांत करते हुए एलिना को समझाने की कोशिश की। जो हुआ उसे भूल जाओ। गुस्से में लोग वैसे भी न जाने क्या क्या बोल देते हैं। वैसे भी मेरे बेटे से शादी करने के बाद तुम हमारे धर्म की हो चुकी हो। वैसे एक बार मुझे मेरे बेटे से बात करवा दो। सुगदा ने एलिना से विनती की। हमने भी तो आप लोगों को अपनी शादी में इनवाइट किया था, लेकिन आप लोग तो माँ बाप होने के बावजूद भी हमारी शादी में नहीं आए और ना ही हमें आशीर्वाद दिया। तो आप लोग ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम आपके बेटे की शादी में आएंगे? सॉरी, मैं अजय के मोबाइल से ही बात कर रही हूँ और मैं आप लोगों की बात उससे नहीं करवा सकती। इतना कहते हुए एलिना ने कॉल कट कर दिया और कॉल को डिलीट करके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया ताकि अजय को इस बात का पता ना चल सके कि उसकी माँ ने फ़ोन किया था। एलिना को इस बात का डर था कि अगर एक बार ये सारे लोग आपस में मिल जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो अजय अपने परिवार वालों के रंग में ही रंग जाए। एलिना का ऐसा व्यवहार देखकर सुगदा को बहुत दुख हुआ। वो काफ़ी देर तक खड़ी सोचती रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सोचा क्या पता एलिना की तरह जय भी शादी की बात सुनकर उसे खरी खोटी सुना दे। नहीं, मैं उसे भी फ़ोन करके उसके भाइयों की शादी के बारे में बता देती हूँ। आना ना आना उसकी मर्जी है। कल को उसे ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमने उसे बताया नहीं। यही सोचते हुए उसने जय को भी कॉल कर दिया। आज आपको मेरी याद कैसे आ गई मम्मी? क्या पापा ने आपको मेरे से बात करने की परमिशन दे दी है? कॉल रिसीव करते ही जय ने अपनी माँ से कहा, तुम भी कैसी बातें करते हो? भला एक माँ के हृदय से उसके बच्चे एक पल के लिए भी दूर हो सकते हैं। शायद इस वक्त तुम हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाओ, लेकिन जिस दिन तुम पिता बनोगे उस दिन तुम्हें मालूम होगा कि बच्चे चाहे जैसे भी हो, माँ बाप के दिल के टुकड़े होते हैं। सुगदा ने जय की बातें सुनकर उसे समझाते हुए कहा, बस अब रहने भी दीजिए मम्मी। पापा की ज़्यादा तरफदारी मत कीजिए। आपको मालूम नहीं है कि पापा ने मेरी शादी वाली बात पर मुझे कितना सुनाया था, और तो और सारे रिश्ते ख़त्म कर लेने की धमकी दे रहे थे। जय ने बड़ी वितृष्णा के साथ कहा। अपने पिता के लिए ऐसे विचार सुनकर सुगदा को अपने बेटे पर बहुत क्रोध आया, परंतु ये समय क्रोध करने का नहीं था। इसलिए उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसे सुजय और हरीश की शादी के बारे में बताया। अजय से तो बात नहीं हो पाई और एलिना ने आने से साफ इनकार कर दिया। तुम घर के बड़े बेटे हो, अगर तुम्हें ज़रा भी जिम्मेदारी का एहसास होगा तो अपने भाइयों की शादी में ज़रूर शामिल होगा। सुगदा ने उसे समझाते हुए कहा, सॉरी मम्मी, मैं इतने शॉर्ट नोटिस पर इतनी दूर से नहीं आ सकता। इस वक्त मुझे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलेगी, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि वहाँ जाकर पापा के साथ उनके दोस्त मिस्टर चंद्रनाथ का सामना करूँ। मैं अपने भाइयों से बात कर लूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। सुगदा बेचारी हाथ में फ़ोन लिए खड़ी रह गई। वो सोच रही थी कि मैं नारायण से क्या कहूँगी। अगर उन्हें सच बात बता दी तो कितना दुख होगा। वैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। सुगदा की आंखें भर आई थी। वो कमरे में गई और बिस्तर पर जाकर लेट गई। नारायण अभी भी अपने काम में व्यस्त थे। अगले दिन विजय और मनीष दोपहर तक पहुंच चुके थे। चारों भाई आपस में हंसी मजाक करते हुए शादी की तैयारी में जुट गए थे। सुगदा को अब ये बात मालूम हो चुकी थी कि अजय और जय शादी में नहीं आने वाले हैं। उसे अब रणविजय का इंतज़ार था। रणविजय भी घर के लिए निकल चुका था। वो सोच रहा था कि इस वक्त तो सारे भाई घर पर पहुंच चुके होंगे, लेकिन अजय भैया तो मुंबई में ही है। उन्होंने घर जाने से पहले मुझे क्यों नहीं कहा? लगता है सबसे लेट में ही जा रहा हूँ। क्या करूँ, कोर्ट में अर्जेंट डेट थी मेरी, छोड़कर नहीं जा सकता था। यही सोचते हुए रणविजय ने अपने बड़े भाई अजय को कॉल कर दिया। इत्तेफाक से कॉल अजय ने ही रिसीव किया। हेलो अजय भैया, क्या आप घर पहुंच गए? मैं ही लेट हो गया। घर तो अब तक शादी की सारी तैयारियां हो चुकी होगी। जाने से पहले आपने मुझे क्यों नहीं बताया?
हम दोनों साथ ही निकल जाते। वैसे मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी, बड़े भाइयों के रहते हुए छोटे भाइयों की शादी कैसे हो रही है। रणविजय की बातें सुनकर अजय आश्चर्यचकित हो गया। मुझे किसी की शादी के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे किसी ने बताया भी नहीं है। लगता है मम्मी पापा ने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया है। अजय ने उदास होते हुए कहा। नहीं नहीं भैया, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। मम्मी ने जब मुझे बताया था तो कहा था कि उसकी अलीना से बात हो चुकी है। रणविजय की बात सुनकर अजय को एक झटका सा लगा। वो सोचने लगा कि अगर मम्मी ने मुझे कॉल किया था तो अलीना ने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं। उसके साथ ही उसे इस बात की भी चिंता होने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जिस वजह से बड़े भैया के रहते हुए छोटे भाई की शादी हो रही है। अभी तो रणविजय, मनीष और विजय की शादी बाकी है, तो फिर सुजय और हरीश की शादी पापा क्यों करवा रहे हैं। अजय ने वक्त देखा और सोचने लगा, अब किसी भी हाल में मैं शादी में नहीं पहुंच पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से घर जाकर मम्मी से पूछूंगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अजय इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी ड्राइवर ने कहा, सर घर आ गया है। अजय अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसे पता भी नहीं चला कि घर पहुंच चुका है। ड्राइवर के कहने पर वो उतरा और अंदर चला गया। जाते ही उसने देखा कि अंदर किटी पार्टी चल रही थी और अलीना अपनी फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रही थी। अलीना की सहेलियों ने जैसे अजय को देखा तो हाय हेलो किया। अजय ने भी मुस्कुराकर उनके हाय हेलो का जवाब दिया और अपने कमरे में चला गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर लौटा हूँ और घर पर पार्टी ना चल रही हो, कभी अलीना के मम्मी पापा की तो कभी उसकी खुद की। अजय अपने आप में बड़बड़ाया और कपड़े बदलने लगा। थोड़ी देर के बाद सर्वेंट उसके कमरे में कॉफ़ी और खाने पीने की चीज़ें रख गया था। एक तो काम का प्रेशर, ऊपर से रणविजय की बातें सुनने के बाद उसका सिर भारी सा हो गया था। कॉफ़ी पीने के बाद वो लेट गया और उसकी आंख लग गई। अजय अजय उठो डियर, खाना नहीं खाना क्या? टेबल पर डिनर लग चुका है। अलीना की आवाज़ सुनकर अजय की आंख खुली। मैं इतनी देर सोता रहा, अजय ने कहा और अलीना के साथ डिनर के लिए चला गया। खाते खाते हुए एक बार अजय के मन में आया कि वो अलीना से पूछे कि उसने मम्मी के फ़ोन की बात छुपाई क्यों। फिर उसने सोचा कि खाते वक्त उससे बातें करना सही नहीं रहेगा। ये सोचकर वो चुपचाप खाना खाने लगा। ओह गॉड, आज तो मैं बुरी तरह थक गई, अलीना ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं, आखिर सारे दिन तुम इतनी मेहनत जो करती हो, अजय ने उसे तंज मारते हुए कहा। तुम कहना क्या चाहते हो कि इतने नौकर लगे रहने के बावजूद मैं घर में झाड़ू पोछा करूं? अलीना ने तुनक कर कहा। मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन तुम इतनी बिजी रहती हो, शायद इसलिए मुझे ये बताना भूल गई कि मम्मी ने कॉल किया था। अजय की बात सुनकर अलीना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो सोचने लगी कि आखिर अजय को ये बात कैसे मालूम है। उसने तो कॉल डिलीट कर दिया था। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हमारी शादी वाले मैटर के बाद तो वैसे भी उन्होंने कभी फ़ोन नहीं किया था, लेकिन अगर मम्मी ने स्पेशली कॉल किया था तो ज़रूर कोई बड़ी बात रही होगी और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अजय ने अलीना को घूरते हुए पूछा। उसके तेवर देखकर अलीना कुछ बोल नहीं पा रही थी, फिर भी उसने अपने आप को बचाने की खातिर झूठ बोल दिया। तुम ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? अगर तुम्हारी मम्मी का कॉल आता तो क्या मैं तुम्हें बताती नहीं? मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अपना कॉल डिटेल चेक कर लो, अलीना ने बातें बनाते हुए कहा। मुझे कॉल डिटेल चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉल डिलीट भी हो सकती है। अगर मम्मी ने मुझे कॉल नहीं किया होता तो ये बात रणविजय को कैसे मालूम है? अजय ने सख्त स्वर में कहा। तो अलीना के पास खुद को बचाने के लिए नाटक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लाते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है और अपने भाई की बात पर यकीन है। मैं तुमसे झूठ कहूँगी, तुम्हारे परिवार वाले तुम जानो, मैंने कभी रोका है क्या? अलीना ने ज़ोरों से चिल्लाकर कहा। कमरे से आई हुई ज़ोर ज़ोर की आवाज़ सुनकर अलीना के मम्मी पापा वहाँ गए। ये क्या हो रहा है? तुम लोग इतनी रात गए, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अलीना की मम्मी ने कमरे का जायज़ा लेते हुए कहा। देखो ना मम्मी, पता नहीं इसे किसने कह दिया कि इसकी मम्मी का कॉल आया था और मैंने इसे बताया नहीं। बस इसी बात पर मुझसे आर्गुमेंट कर रहा है। पता नहीं सालों बाद माँ बेटे का प्रेम कहाँ से जाग गया है, अलीना ने चिढ़ते हुए अपनी माँ से कहा। अलीना, माइंड योर लैंग्वेज, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि तुम मेरी माँ के बारे में बातें कर रही हो, अजय ने थोड़े गुस्से में आकर अलीना से कहा।
सॉरी यंग मैन, तुम हमारी बेटी के साथ इस तरह से बातें नहीं कर सकते हो। वो तुम्हारी वाइफ है, इस घर की सर्वेंट नहीं। अजय की बात सुनकर अलीना की मम्मी ने उसे घूरते हुए कहा। अजय को इन लोगों का इस तरह बीच में दखल देना बहुत बुरा लगा। अलीना मेरी वाइफ है और मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है कि मुझे इससे कैसे बातें करनी है। मुझे समझाने से कहीं ज़्यादा अच्छा था कि आप लोग इस बात को समझते कि इतनी रात गए पति पत्नी के कमरे में जाकर उनके बीच में दखल देना अच्छी बात नहीं है। अजय ने अलीना के मम्मी पापा से नॉर्मली यही बात कहने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ में थोड़ी सख्ती हो गई थी। अजय, तुम इस तरह मेरे मम्मी पापा की इंसल्ट नहीं कर सकते हो, अलीना चिल्लाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर अजय के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान उभर आई। उसने एक नज़र अलीना के मम्मी पापा पर डाली और अलीना से कहा, मैं उन्हें सिर्फ उनकी लिमिट बता रहा हूँ, उनकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। जबकि तुमने तो मुझे हर दिन इस बात का एहसास दिलाया है कि मेरे मम्मी पापा बहुत बैकवर्ड है, क्योंकि उन्होंने जाति देकर तुमसे शादी के लिए मना कर दिया था। ओह, तो शायद तुम उस बात का बदला मेरे मम्मी पापा का इंसल्ट करके ले रहे हो। अगर मुझे ये बात मालूम होती कि तुम भी इतनी छोटी छोटी बातों पर इस तरह रिएक्ट करोगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए भी 10 बार सोचती, अलीना ने गुस्से से बल खाते हुए कहा। उसके चेहरे पर लाल लकीर खिंच गई थी और आंखें आग उगल रही थी। तुम्हारी बात का जवाब देते हुए अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुमने अपनी खुशियों के लिए, अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए मुझसे शादी की है तो कैसा लगेगा तुम्हें? हमारी शादी को इतना वक्त गुजर गया है, लेकिन आज तक मैं पति पत्नी के रिश्ते को नहीं जी सका। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ATM हूँ। तुम्हें मुझसे नहीं, सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। नहीं चाहते हुए भी अजय ने ये बात कह डाली। उसका दबा हुआ गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था। घर में हर वक्त होने वाली पार्टी और शोरगुल से वो तंग आ चुका था। व्हाट डू यू मीन? तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसों से मतलब है? पैसे मैं भी कमा सकती हूँ मिस्टर अजय, इस बात को याद रखना, पर मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकती, अलीना ने आग बुबूला होते हुए कहा और अपना नाइट गाउन उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे उसके मम्मी पापा भी कमरे से बाहर आ गए। वे दोनों अजय के तेवर देखकर सोच रहे थे कि आज इसे क्या हो गया है। पीटर, सुबह होते ही हमें अलीना से बात करनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों के झगड़े बढ़ते जाए, अलीना की मम्मी ने परेशान होते हुए कहा। इन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि भगवान ना करे अगर किसी दिन इन दोनों का झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया और इन दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया तो हमारा क्या होगा। मिस्टर पीटर भी अपनी पत्नी के मन की बात समझ रहे थे। डोंट वरी डार्लिंग, तुम टेंशन मत लो, हमारी बिटिया इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वैसे भी अजय ने तो उसकी खातिर अपने परिवार वालों से भी रिलेशन तोड़ लिया, वो भला उसे कैसे छोड़ सकता है। आखिर इसकी इज्जत का भी सवाल है, पीटर ने अपनी वाइफ को समझाते हुए कहा। उधर अलीना दूसरे कमरे में बिस्तर पर पड़ी इस बात का इंतज़ार कर रही थी अजय उसे मनाने के लिए आएगा, पर काफ़ी रात हो गई, अजय उसे मनाने नहीं आया। अलीना सोच रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि अजय पर उसके प्यार का जादू कम हो रहा है। नहीं, उसे हर हाल में अपने काबू में रखना होगा, वरना अगर कहीं उसने अपने परिवार वालों से रिलेशन जोड़ लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उधर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ अजय इसी सोच में डूबा हुआ था कि अपने प्यार की खातिर उसने अपने परिवार वालों को छोड़ दिया, लेकिन क्या अलीना भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं करता हूँ? आज मेरे पास क्या नहीं है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सुकून नहीं है। तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा। जिस माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुम्हें इस लायक बनाया, जब तुम अपने स्वार्थ की खातिर उन्हें छोड़ सकते हो तो अलीना भी तुम्हें छोड़ सकती है, क्योंकि उसने तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे रुतबे और पैसे से भी संबंध जोड़ा है। तुम दोनों का रिश्ता प्यार के साथ साथ स्वार्थ पर भी टिका है, जबकि माता पिता का प्यार निस्वार्थ होता है। बहुत हो गया अजय, अब तुम्हें अपनी भूल सुधारनी होगी। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हुए अपने परिवार वालों से भी रिश्ते सुधारने होंगे, वरना तू इस पूरी दुनिया में अकेला हो जाएगा। अजय जितना खुद का मूल्यांकन कर रहा था, उसे उतनी बेचैनी होती जा रही थी। मैं भी कल सुबह होते ही किसी भी तरह अपने घर जाऊंगा। क्या होगा यदि मैं शादी में उपस्थित नहीं रह सका? शादी के बाद तो अपने घर वालों के साथ फंक्शन एंजॉय कर सकता हूँ। यही सोचते हुए अजय ने चैन की सांस ली और सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन
अभी तो कोर्ट जाने का वक्त नहीं हुआ, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तुम? अलीना ने उसे सुबह सुबह तैयार होते देखा तो पूछ बैठी। आज मेरे छोटे भाई की शादी है, इसलिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मम्मी ने मुझे शादी में बुलाने के लिए कॉल किया होगा। अजय ने अलीना को देखे बगैर जवाब दिया और एक छोटे से हैंडबैग में अपने कुछ कपड़े डालने लगा। क्या कहा तुमने? अपने भाई की शादी में घर जा रहे हो? वो दिन भूल गए क्या अजय, जब तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ते हुए फिर कभी घर आने को नहीं कहा था? अलीना ने नागिन की तरह फुंफकारते हुए कहा। अब वे मेरे माँ बाप है, जो चाहे कह सकते हैं। मेरी गलती पर डांटना उनका हक बनता है। अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा डिसीज़न मैंने खुद से ले लिया और उन्हें बताया भी नहीं। इनमें उनका नाराज़ होना जायज़ था। वैसे अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो बेशक चल सकती हो। मुझे यकीन है वहाँ घर पर सभी लोग खुश होंगे। अजय ने मुड़कर उसे देखते हुए कहा। सॉरी, मुझे अपनी इंसल्ट करवाने का कोई शौक़ नहीं है। मैं नहीं जाने वाली। तुम्हें जाना हो तो जाओ। इतना कहते हुए अलीना पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। वो सोच रही थी शायद हमेशा की तरह अजय उसके पीछे पीछे आएगा और उसे मनाते हुए साथ चलने की रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन ये क्या, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अलीना बालकनी में खड़ी घूमती रही और दूसरी तरफ अजय ने ड्राइवर से गाड़ी निकलवाई और चला गया। अलीना हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही। अलीना के मम्मी पापा भी ये सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता के बादल छाने लगे थे। अलीना, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से अजय इतना चेंज क्यों हो गया है? तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है? मिस्टर पीटर ने अपनी बेटी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। ओफो पापा, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? हमारे बीच सब ठीक है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर उसके भाई ने उसे फ़ोन पर ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से अजय रातों रात चेंज हो गया है। अलीना ने अपने पापा की बात काटते हुए कहा। यही बात तो हम लोग भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एकाएक क्यों चेंज हो रहा है। देखो अलीना, अपने रिश्ते को बचा कर रखो। भगवान ना करे कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अलीना की मम्मी ने टेंशन में आते हुए कहा। वाह क्या बात है, आप लोगों को अपनी फ़िक्र हो रही है कि आप लोग कहाँ जाएंगे। आप लोगों से ज़्यादा टेंशन तो मुझे होनी चाहिए कि सोसाइटी में मैं क्या कहूँगी, और सबसे बड़ी बात की हम लोग इतना उल्टा सीधा सोच क्यों रहे हैं। अलीना ने गहरी सांस लेते हुए कहा और थोड़ी देर के बाद वह अपनी सहेलियों से मिलने के लिए बाहर चली गई। अजय जब घर पहुंचा तो वहां पर नौकरों के सिवा कोई नहीं था। रामदीन काका, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये शादी कहाँ हो रही है? अजय ने अपने घर के सबसे पुराने और वफादार नौकर रामदीन से पूछा। हाँ बिटुआ, ये शादी शहर के बाहर जो फार्म हाउस है ना, उसी में हो रही है। थैंक यू काका, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इतना कहकर अजय ने ड्राइवर को फार्म हाउस का एड्रेस देते हुए वहां चलने को कहा। लगभग 2 घंटे के बाद जब वो फार्म हाउस पर पहुंच गया, उसने देखा पूरा फार्म हाउस रोशनी से जगमगा रहा है। ऐसा लग रहा था पूरा शहर इस शादी में शामिल होने के लिए आ गया है। अजय सोच रहा था कि घर में पहली बार इतना बड़ा मांगलिक उत्सव हो रहा है, लेकिन अफसोस वो इसमें सम्मिलित नहीं हो सका। वो गाड़ी से उतरा और तेज़ी से अंदर चला गया। उसने दूर से ही देखा कि बाहर लॉन में बड़े खूबसूरत से 2 छोटे छोटे मंडप बने हुए हैं। उस दोनों मंडप पर उसके दोनों भाई अपनी अपनी दुल्हन के साथ बैठे शादी की रस्में पूरी कर रहे हैं। वर्दी में सजे धजे वेटर मेहमानों को घूम घूम कर खाने पीने की चीज़ें सर्व कर रहे थे। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। अजय की नज़रें अब अपनी मम्मी सुगदा को ढूंढ रही थी। इधर उधर देखता हुआ वो जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक से पीछे से एक गंभीर आवाज़ सुनाई पड़ी। ठहरो। अजय के पैर वहीं जम गए। वो पीछे की ओर पलटा और देखने लगा कि किसने उसे आवाज़ दी है। जैसी उसकी नज़र पीछे गई, उसका मन प्रफुल्लित हो गया। उसने देखा मनीष और विजय दोनों उसे देखकर हंस रहे थे। उन दोनों ने उसे परेशान करने के लिए ही अपनी आवाज़ को भारी बनाते हुए रोका था। अजय खुशी खुशी आगे बढ़ा और तीनों भाई एक दूसरे को गले लगाकर हंसने लगे। जब ये अलग हुए तो मनीष ने कहा, आज सालों के बाद हम भाई लोग इकट्ठे एक साथ हैं, ये बात तो है, और इसका श्रेय हरीश और सुजय को जाता है। ना इन दोनों ने शादी का प्रोग्राम बनाया होता, ना हम लोग मिल पाते। इतना कहकर तीनों भाई सुगदा के पास चले गए, जो इस वक्त रणविजय से बातें कर रही थी। मम्मी, ज़रा देखिए तो सही कौन आया है। मनीष की बात सुनकर सुगदा ने जैसे ही पलटकर देखा
तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सामने अजय को देखकर उसकी आंखें भर आई, सीने में ममता की लहरें हिलोरे मारने लगी। वो आगे बढ़ी और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। तू आ गया बेटा, मैं तो सोच रही थी कि तुम नहीं आओगे। अलीना ने तो साफ साफ मना कर दिया था। वो नहीं आई साथ में? सुगदा ने इधर उधर देखते हुए पूछा। उसने तो आपको पहले ही मना कर दिया है मम्मी, तो फिर वो कैसे आती? मैं आया हूँ ना। अजय ने अपनी माँ के पैर छूते हुए कहा। पुरानी बातें भूल जाना बेटा, हम लोग पुराने विचार के लोग हैं, इसलिए तुम्हें अलीना से शादी करने के विषय में बहुत कुछ कह दिया था। वैसे भी शास्त्रों के मुताबिक अलीना तुमसे शादी करके हमारे कुल में आ चुकी है। सुगदा ने अपनी ओर से सफाई पेश करने की कोशिश करते हुए कहा। छोड़ो ना मम्मी, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई। मैं उन बातों को भूल चुका हूँ। यदि नहीं भूला होता तो शायद मैं यहाँ नहीं आता। चलो हम लोग भाइयों की शादी एंजॉय करते हैं, अजय ने अपनी मम्मी से कहा। फिर चारों भाई आपस में बातें करते हुए शादी का कार्यक्रम देखने लगे। बड़े धूमधाम से उसकी शादी संपन्न हुई और अगली सुबह रिद्धि और निहारिका दोनों बहू में विदा होकर सुगदा के बंगले में आ गई। दिन भर पूजा पाठ और बाकी बची रस्में होती रही। शाम होते होते सारे मेहमान लौटने लगे थे। निहारिका के पिता बाल किशन जी अपनी पत्नी माधुरी के साथ वापस लौट रहे थे। बेटी से विदा होते वक्त वे दोनों बहुत भावुक हो गए। निहारिका भी उनसे गले मिलकर फूट फूट के रोने लगी। रात को खाना खाने के बाद जब वो पांचों भाई बाहर गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे तो अचानक से अजय के दिमाग में एक बात आई। हरीश, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। अजय ने हरीश को देखते हुए बड़ी गंभीरता के साथ कहा। हाँ हाँ भैया, कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? हरीश ने अजय की ओर देखते हुए कहा। मैं तो पिछले कुछ सालों से घर नहीं आया, इसलिए मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि अचानक से पापा ने तुम्हारी और सुजय की शादी कैसे कर दी, जबकि कायदे से तो रणविजय और विजय की शादी होनी चाहिए थी। अजय की बातें सुनकर रणविजय और विजय और मनीष ये तीनों भी खामोश हो गए और सवालिया नज़रों से हरीश को देखने लगे। हरीश ने पल भर कुछ सोचा, फिर एक गहरी सांस ली। आपका सवाल बिल्कुल सही है भैया, लेकिन पापा को ये फैसला मजबूरी में लेना पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुम और रिद्धि एक दूसरे से प्यार करते थे जो शादी के लिए जल्दी मचाई? अजय ने गहरी नज़रों से हरीश को देखते हुए पूछा। बाकी के तीनों भाई भी खामोशी से बातें सुनते रहे। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो पापा की इज्जत और जान बचाने के लिए इस शादी के लिए तैयार हुआ। लव मैरिज तो सुजय भाई और निहारिका भाभी की है। हरीश ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा। हमें समझ नहीं आया हरीश, पापा की इज्जत और जान बचाने की खातिर तुमने ये शादी की, ऐसी भी क्या बात हो गई थी? तीनों भाइयों ने एक साथ आश्चर्य से पूछा। भैया, रिद्धि की शादी पापा ने जय भैया के साथ तय की थी। पापा ने बरसों से इस रिश्ते के लिए जुबान दे रखी थी। अब जय भैया ने तो एक ब्रिटिश लड़की से शादी करके वहीं बसने का इरादा कर लिया। ऐसे में पापा और चंद्रनाथ अंकल में दुश्मनी हो जाती। इसी वजह से पापा को मेजर हार्ट अटैक भी आया था। हरीश की बातें सुनकर तीनों भाई आश्चर्य से उछल पड़े। इतनी बड़ी बात हो गई, हम में से किसी को भी कुछ पता नहीं चला, तुमने भी नहीं बताया, रणविजय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। मुझे तो खुद भी इस बारे में मालूम नहीं था कि जय भैया और अजय भैया दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर लिया है। पापा ने तो चंद्रनाथ अंकल से हाथ जोड़कर उनसे सारी बात बताते हुए माफ़ी मांग ली थी, लेकिन उन्होंने खुद ही रिद्धि की शादी मुझसे करने के लिए कह दिया। अब उन्हें ना कहने की हिम्मत किसी को भी नहीं थी, इसलिए शादी हो गई। हरीश ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। पूरी बात सुनने के बाद तीनों भाई खामोश थे। अजय ने हरीश को गले से लगाते हुए कहा। तो हम सभी भाइयों में सबसे छोटा है, लेकिन सबसे समझदार है। पापा की जान बचाने के साथ साथ इस रिश्ते के लिए भी हाँ करने के लिए हम सभी भाइयों की ओर से तुम्हारा शुक्रिया। आप भी कैसी बातें करते हैं भैया, मम्मी पापा ने हम सभी के लिए क्या नहीं किया। खाली हाथ गांव से आकर इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया। दिन रात मेहनत करते रहे, किसके लिए? ताकि जो तकलीफ़ उन लोगों ने झेली वो हमें ना झेलना पड़े। उनके लिए जान भी देना पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूं। हरीश ने सिर झुकाकर बड़ी गंभीरता के साथ कहा। उसकी बातें सुनकर अजय मन ही मन शर्मिंदा हो गया। अभी आपस में ये बातें हो ही रही थी कि तभी हरीश को ढूंढते हुए नारायण वहां पर आकर खड़े हो गए। जैसे ही अजय ने अपने पापा को देखा तो वो उठकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा।
वह अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। जगनारायण ने जब अजय को देखा तो एक बार उनकी आंखों में फिर से क्रोध उभर आया। अजय भी खामोश हो गया और सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो इतने सारे लोगों के सामने ही पापा उसे कुछ उल्टा सीधा कह दे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नारायण आगे बढ़े और उसे गले से लगा लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे बच्चे एक साथ हैं सिवाय जय के। फिर किसी फंक्शन में वो भी हमारे साथ होंगे पापा। अपने पिता की बातें सुनकर सभी ने एक साथ कहा। उनकी बातें सुनकर जगनारायण भी मुस्कुराने लगे। फिर बाकी मेहमानों की देखभाल करने चले गए। देखते देखते पूरा सप्ताह बीत गया था। सुजय और निहारिका वापस अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे। रणविजय अजय पहले ही मुंबई लौट चुके थे। विजय और मनीष बेंगलुरु जा चुके थे। सिर्फ हरीश और रिधि रह गए थे, जो इस वक्त कश्मीर में अपना हनीमून मना रहे थे। जब तक हरीश और रिधि कश्मीर से वापस लौटे तो सुजय और निहारिका अमेरिका जा चुके थे। घर में ढेर सारे नौकर चाकर लगे हुए थे, इसलिए काम की कोई टेंशन नहीं थी। हरीश अब समय से ऑफिस जाता और शाम को जल्दी घर लौट आता था। बाकी सारा हिसाब किताब और होटल का मैनेजमेंट नारायण संभाल लिया करते थे। सुगदा ने सोचा था कि बहू के आने के बाद उसका अकेलापन दूर होगा। दोनों सास बहू मिलकर साथ बैठेंगे, आपस में बातें करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रिधि ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहती। कभी उसकी सहेलियाँ घर पर आ जाती तो कभी वो घर से बाहर अपनी किटी पार्टी और दोस्तों से मिलने चली जाती। सुगदा ने अपनी तरफ से कई बार कोशिश की कि वो रिधि के साथ बैठे कुछ बातें करे, लेकिन रिधि हाय हेलो करके अपने मोबाइल में बिजी हो जाती। हरीश के जल्दी आ जाने से और अक्सर अपनी पत्नी के साथ इधर उधर घूमने जाने की वजह से जगनारायण के ऊपर काम का दबाव ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो भी देर से आते थे। सुगदा अब और अकेली हो गई थी। शाम की दिया बाती के बाद जब उसने अपनी सासू माँ कैलाशी की तस्वीर के आगे दिया जलाया तो न जाने क्यों उसकी आंखें नम हो गई। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब दोनों सास बहू एक साथ घर के काम किया करती थी, साथ बैठकर उनसे घर के रीति रिवाज सीखने की कोशिश करती थी। देख लो अम्मा, ये नए ज़माने की रीत। कहने को तो इतना बड़ा परिवार है मेरा, लेकिन हूँ मैं बिल्कुल अकेली। आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है अम्मा। सुगदा ने अपनी सास कैलाशी की तस्वीर से बातें करते हुए कहा। दिन गुजरते जा रहे थे। उसने सोचा था कि घर में अगर बच्चे हो जाएंगे तो उनकी किलकारियों से एक बार फिर से रौनक हो जाएगी और वो भी बच्चों के साथ अपना समय खुशी खुशी बिता लेगी। हरीश की शादी को साल भर होने को आए थे, लेकिन यहाँ अभी किसी बच्चे की आने की आहट नहीं सुनाई दी थी। सुगदा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने बातों बातों में रिधि से बोल ही दिया, अब तो इस घर में बच्चों की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए बहू। मुझे कब दादी बना रही हो? आप भी कैसी बातें कर रही है? अभी तो हमारी शादी को साल भर ही हुआ है। इतनी जल्दी मैं माँ नहीं बनना चाहती। इतना कहते हुए रिधि ने मुंह बनाया और अपने कमरे में उठकर चली गई। सुगदा दिन प्रतिदिन अकेली होती जा रही थी। शरीर से कमज़ोर और काम के दबाव से थके हुए नारायण आते ही किसी तरह खाना खाते और बिस्तर पर सो जाते। हफ्तों हफ्तों तक उनसे कोई बात नहीं हो पाती। धीरे धीरे सुगदा घुटने लगी थी। उसने सोच लिया था कि आज नारायण के आते ही बात ज़रूर करेगी। शायद भगवान ने उनकी बात सुन ली थी। नारायण आज जल्दी घर आ गए थे। आज वो थोड़े खुश भी नज़र आ रहे थे। सुगदा ने बात करने का सही समय सोचा। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए तो मैं आज जल्दी घर आ गया हूँ। नारायण ने अपनी पत्नी सुगदा की बात सुनकर कहा, आपको मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी थी, पहले आप ही बता दीजिए। सुगदा ने नारायण को खाना परोसते हुए कहा, चलो ठीक है, पहले मैं ही तुम्हें खुशखबरी सुना देता हूँ। रणविजय के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़की वाले भी मुंबई से ही है और लड़की भी वकील है। सबसे बड़ी बात कि वो हमारी बिरादरी की है। मैं तो अपनी ओर से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है, लेकिन हाँ, लड़की वालों को कुछ कहने से पहले आपको एक बार रणविजय से बात कर लेनी चाहिए थी। अजय वाला मसला अभी तक हम लोग भूल नहीं पाए हैं। सुगदा ने चिंतित होते हुए कहा, अरे बाबा तुम परेशान मत हो। मैंने लड़की वालों से बोल दिया है कि इस बारे में अंतिम फैसला मेरे बेटे का ही होगा। वैसे मैंने उन्हें रणविजय का एड्रेस दे दिया है और उन लोगों ने भी अपनी लड़की की तस्वीर भेजी है, देखो। इतना कहते हुए नारायण ने अपने मोबाइल में एक लड़की की तस्वीर को दिखाया। लड़की बहुत सुंदर लग रही थी। लड़की तो बहुत अच्छी है जी, मुझे तो पसंद आई। सुगदा ने खुश होते हुए कहा, मुझे भी सब कुछ ठीक ही लग रहा है।
लड़की के पिता हमारे पुराने जान पहचान के हैं, समझो उनकी रिश्तेदारी भी हमारे गांव की तरफ की ही है। मैंने तो रणविजय को लड़की की तस्वीर और उसके परिवार का सारा बायोडाटा भेज दिया है। नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान करे रणविजय को लड़की पसंद आ जाए, इसकी शादी हो जाए तो उसके बाद हमें विजय और मनीष की शादी भी करनी होगी। देखिए, जिम्मेदारी जितनी जल्दी पूरी हो जाए उतना अच्छा है। सुगदा ने खाना खाते खाते कहा। उसकी आंखों में एक बार फिर से सतरंगी सपने तैरने लगे थे। तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बेटे की शादी होगी तो उनकी पत्नियां वहीं रहेगी जहां उनके पति है। यहाँ सिर्फ हम दो पति पत्नी ही रहेंगे। नारायण ने सुगदा को खुश देखकर हंसते हुए कहा, बात तो आपने बिल्कुल सही कहा जी, लेकिन अब आपके पास भी हमारे लिए वक्त कहाँ है। उदास होते हुए कहा, बस एक बार अपने बच्चों की शादियाँ हो जाए, उसके बाद मैं और तुम दोनों ये सारा काम छोड़कर गांव जाकर आराम से रहेंगे। मैंने तो विजय और मनीष से भी कह दिया है कि अगर तुम लोगों को भी कोई लड़की पसंद आ गई है तो मुझे बता दो, मैं एक साथ सबकी शादियाँ निपटा दूंगा। इन दोनों के बीच बात चल ही रही थी कि तभी हरीश और रिधि बाहर से घूमकर घर वापस आई। नारायण तो खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गए, परंतु सुगदा ने रिधि को जिस वेशभूषा में देखा उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। बाहर गई थी बहू, जरा ढंग के कपड़े पहन लेती। ये कैसे बदन उघाड़ कपड़े पहने हैं तुमने, लोगों ने देखा होगा तो क्या सोच रहे होंगे। सुगदा ने जब रिधि को शॉर्ट पैंट और टी शर्ट में देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, मैं गाँव की कोई गवार नहीं हूँ जो गज भर लंबे घूंघट में 9 गज की साड़ी पहनकर घूमूंगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और हाँ हरीश, मुझे बेकार के रोक टोक पसंद नहीं है, समझा लेना अपनी माँ को। इतना कहते हुए रिधि ने खा जाने वाली नज़रों से सुगदा को देखा और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। मम्मी, आपको क्या ज़रूरत है इस तरह से रोक टोक करने की। अब वो शुरू से जैसे रहती आई है वैसे ही रहेगी ना। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए अच्छा होगा कि आप बिना मतलब के टेंशन ना ले। इतना कहते हुए हरीश भी उसके पीछे कमरे में चला गया। सुगदा को काफ़ी देर तक उसके कमरे से तेज़ तेज़ आवाज़ आती रही। वो बेचारी हैरानी से वहाँ खड़ी की खड़ी रह गई। तभी अंदर से आवाज़ आई। तो दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस कहानी को यहीं पर छोड़ती हूँ। अगर आपको ये कहानी का भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं इसी कहानी के दूसरे भाग में।